हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस के 12वें टेस्ट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। सॉरी, पिछले दिनों थोड़ी इरेगुलरिटी रही, मैं रेगुलर नहीं रह पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और शायद ये बातें मेरे वीडियोस में आपको महसूस भी हुई हो। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। 150 प्रश्न यहाँ हैं। ये पूरा का पूरा सेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर है हैरोल्ड डोमर मॉडल। इस मॉडल में कृषि और बुनियादी ढांचे पर के विकास पर ध्यान को रखा गया था ज़्यादा। अगर महाल बोनिस मॉडल की बात करें तो ये मॉडल जो था इस पे आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी और छठी पंचवर्षीय योजना जो थी उसने उदारीकरण की शुरुआत की थी। भारत में अंततः मुद्रास्फीति किसके द्वारा तय की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति तय की जाती है बाजार शक्तियों के द्वारा। सी आंसर सही है। दुनिया के सभी स्थानों के जैसे भारत में भी यही किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि बाजार के जो इनविजिबल हैंड्स होते हैं, इनविजिबल हैंड्स इन सेंस ऑफ की जो मांग और आपूर्ति के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, यही मांग आपूर्ति की ताकतों के द्वारा मुद्रास्फीति का निर्धारण करते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ, अब इसको समझिए। अब यहाँ सीधे बोला जा रहा है कि जब मांग यानी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो जब कभी भी सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो बट नेचुरल है कि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और जब डिमांड सप्लाई से कम हो जाती है तो प्राइसेस कम हो जाती हैं, और जब प्राइसेस कम होंगी तो मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार की गरीबी में वृद्धि हुई है? कोविड-19 के कारण जिस गरीबी में वृद्धि हुई है वो है स्थितिजन्य गरीबी। स्थितिजन्य गरीबी क्या होती है? स्थितिजन्य गरीबी या परिस्थितिजन्य गरीबी ये एक टेम्प्रोरी किस्म की गरीबी होती है जो कि किसी खास कारण से होती है, और इसमें छोटी सी सहायता से भी लोग अपनी मदद कर सकते हैं क्योंकि किसी घटना की वजह से होती है। जब उस घटना से लोग धीरे धीरे ओवरकम होते हैं तो फिर ये गरीबी नहीं टिकती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और किस अधिनियम के द्वारा? तो 1934 के आरबीआई अधिनियम के द्वारा। प्रतिरोधात्मक यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इसमें इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है? तो देखिए, जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये एक तरह की बेरोजगारी है। इसको कभी कभी खोज बेरोजगारी भी कहते हैं। ये लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड हो सकता है। हो सकता है कि आपने एक जॉब छोड़ा है और दूसरे जॉब को आप ढूंढ रहे हैं, उस बीच का जो आपका टाइमिंग है उसको भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं। या एक जॉब से आप दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसफ़र इन द सेंस कि एक जॉब के बाद आप दूसरे जॉब में जा रहे हैं, बीच का कुछ टाइमिंग आपको मिला हुआ है या बीच का कुछ समय आपने नोटिस पीरियड के तौर पे लिया है, जिस समय आपने लीव ले रखी है, आप घर पे बैठे हैं, आपको कोई किसी तरह का कोई अर्निंग नहीं हो रहा है। ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इसको कभी कभी बेवरेज वक्र के द्वारा ग्राफिक रूप में भी दिखाया जाता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ई। श्रम बल भागीदारी दर क्या है? श्रम बल भागीदारी दर जो होती है वो है श्रम बल और श्रम के लिए उपयुक्त उम्र वाले लोगों की संख्या का अनुपात। देखिए, श्रम शक्ति वो होता है ना जो कि वो लोग जो कि या तो वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, या वर्क की तलाश में हैं या वर्क करने के लिए अवेलेबल हैं, इनको हम श्रम शक्ति या श्रम बल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में घूमने अथवा किसी अन्य गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए आने वाले विदेशियों के द्वारा किया गया उपभोग या खपत किस आर्थिक गतिविधि का हिस्सा माना जाएगा? इसका सही आंसर है
डी निर्यात, ये निर्यात का हिस्सा माना जाएंगे। क्यों? क्योंकि निर्यात का क्या मतलब होता है? निर्यात का मतलब होता है कि देश में, हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किया गया कोई भी सामान या कोई भी सर्विस जो विदेशियों को सेल करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी भारत आ रहा है, ठीक है, अब वो विदेशी भारत आया और आकर के उसने यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदी या फिर कुछ सर्विसेज अवेल की, तो ये केस हो गया निर्यात का, एक्सपोर्ट का, ठीक है। इसी तरह से सपोज़ कोई मेडिसिन से, मेडिकल फील्ड से संबंधित, टूरिज़्म से संबंधित या फिर एजुकेशनल टूर से संबंधित भी कोई काम होता है, तो इससे भी हमारे कंट्री को अर्निंग होती है कहीं ना कहीं, है ना। चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं, बाहर वालों तक, और उससे हमें अर्निंग होती है। तो ये सारे के सारे आते हैं किस में? एक्सपोर्ट में, निर्यात में। कौन सा कथन या कथने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सही है? इन सारे स्टेटमेंट्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सी सही है कि चालू वर्ष के उत्पादन का मूल्य आधार वर्ष की कीमतों पर, क्योंकि चालू वर्ष का जो अभी रनिंग ईयर होगा, इसका जो भी प्रोडक्शन का वैल्यू होगा उसका कैलकुलेशन किसके आधार पे किया जाएगा? जो भी आधार वर्ष की जो कीमत होती है उसके जीडीपी, उसके आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई देश मंदी का सामना कर रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? अगर कोई देश मंदी का सामना कर रहा है तो उसके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी होगी। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर है? भारत की राष्ट्रीय आय बराबर है बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, राष्ट्रीय आय और एनएनपी, ठीक है, नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये एक ही शब्द है। एक तरह से कहिए तो एक दूसरे की जगह पे यूज़ किया जाता है। नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता था ना कि एनएनपी के लिए लागत का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि अब एनएनपी की गणना के लिए बाजार कीमतों का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ई सी सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी देश में पूंजी निर्माण अनिवार्य रूप से किसको जन्म देगा? तो किसी देश में अगर पूंजी निर्माण किया जाता है तो ये आर्थिक विकास का कारण बनता है। पूंजी निर्माण का क्या अर्थ हुआ? पूंजी निर्माण यानी कि जो भी मान लीजिए कि किसी भी तरह का कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो उससे हम पैसा बनाते हैं, पूंजी निर्माण करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई कारखाना निश्चित संख्या में श्रमिकों के साथ अपने उत्पादन के चरम पर चल रहा है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होगी? देखिए, श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? श्रम की सीमांत उत्पादकता का अर्थ हुआ कि प्रोडक्शन में जो कुछ भी चेंज आ रहा हो, ठीक है, चेंज इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शनल चेंज बाय चेंज इन लेबर। कहने का मतलब कि मान लीजिए हम अभी तक 10 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, अब हम, और 10 चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमने 100 लोगों को काम पे रखा हुआ है। अब हमने क्या किया कि अब हम 10 की जगह 12 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और 100 की जगह अब हम 110 लोगों को काम पे रख रहे हैं, 110 लोगों से काम ले रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है श्रम, इन दोनों का जो रेशियो होगा यही होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता। अब सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। यहाँ पर बात ये होती है कि अतिरिक्त श्रम को, यानी ज़्यादा लेबर अगर हम ऐड करते हैं तो कितना प्रोडक्शन और बढ़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 100 लोगों से हम 10 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हमने 110 लोगों को ले लिया, यानी 10 को बढ़ा दिया, ठीक है, 10 लोगों को ऐड किया। अब 10 लोगों को ऐड किया तो हमारा प्रोडक्शन कितना ऐड हुआ? प्रोडक्शन भी तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अगर एक कारखाना निश्चित संख्या में श्रमिकों के साथ अपने उत्पादन के चरम पर चल रहा है,
यानी उसके श्रमिकों की संख्या भी तय है, निश्चित है, और प्रोडक्शन भी एकदम एक्सट्रीम पे हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होगी? अब जब कोई कारखाना चरम उत्पादन पे चल रहा है, इसका मतलब कि वो जितना उसका कैपेसिटी है उतना वो प्रोड्यूस कर रहा है, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, चाहे हम उसमें कितने भी लेबर और क्यों ना जोड़ दें, उसका कोई भी अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ने जा रहा, उसका कोई चांस नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? सीमांत उत्पादकता हो जाएगी 0, क्योंकि कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन या कौन से कथन जीडीपी अपस्फीति कारक के बारे में सत्य है? अब देखिए, जीडीपी अपस्फीति कारक क्या है? ये सामान्य मूल पर मुद्रास्फीति का एक मेजरमेंट है। ठीक है, अगर हम जीडीपी अपस्फीति कारक का एक फॉर्मूला टाइप से आपको बताएं तो होता क्या है कि नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, ठीक है, एंड इट विल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है कि जीडीपी अपस्फीति कारक जो है ये, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों की तुलना में बहुत ही व्यापक और समग्र उपाय इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में सारे घरेलू रूप से प्रोड्यूस चीज़ों को और घरेलू रूप से जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इन सबको शामिल किया जाता है, इंपोर्ट को छोड़ करके। सिंपली आपको अब उतना शायद अगर टेक्निकली समझ नहीं आ रहा हो या मैं ठीक से समझा कर नहीं पा रही हूँ, आपको ऐसा लगता है, तो ऑप्शन ए को देखिए, ये सही है कि ये मूल्य का एक सूचकांक है जीडीपी अपस्फीति कारक, जिसकी गणना वास्तविक जीडीपी के लिए नाममात्र जीडीपी के अनुपात में की जाती है। मैंने आपको क्या बताया? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। ठीक है, क्रय प्रबंधक सूचकांक के बारे में बताना है। क्रय प्रबंधक सूचकांक ये क्या होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, और या फिर इसमें इसके बारे में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से सही हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहले सही है ऑप्शन ए कि औद्योगिक उत्पादन से पहले की भविष्यवाणी ये करता है। ठीक है, ये औद्योगिक उत्पादन के स्तर की भविष्यवाणी करता है, पहले ही कर देता है, जानते हैं भविष्यवाणी तो पहले ही की जाती है। साथ ही साथ ये स्कोर, अगर जो भी सूचकांक दिया जाता है उसमें स्कोर अगर 50 से ऊपर है तो ये दिखाता है कि विस्तार हो रहा है, यानी चीज़ें फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। लेकिन अगर 50 से नीचे होता है तो इसका मतलब कि सिकुड़ रही है चीज़ें। एंड डी ऑप्शन भी सही है कि आपूर्तिकर्ता वितरण समय इसके मापदंडों में शामिल है। बिल्कुल सही बात है इसके, क्योंकि जब भी कोई सूचकांक निकलता है तो कुछ मापदंडों को ट्रैक किया जाता है इसमें, जैसे कि नया ऑर्डर क्या, उसका क्या फ्लो है, खरीदी गई चीज़ों का स्टॉक कितना है, कार्यों का बैकलॉग कितना है, रोजगार स्तर कितना है, और आपूर्तिकर्ता वितरण समय, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे चूँकि ए, सी और डी तीनों सही हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ई। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था महबूब उल हक ने अमर्त्य सेन के साथ। यानी यहाँ देखिए, अमर्त्य सेन भी ऑप्शन में है और महबूब उल हक भी ऑप्शन में है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए ही हमारे पास ई ऑप्शन होता है, तो ई सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? तो देखिए, आज़ादी के बाद गरीबी का आकलन किया था वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ रथ ने। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही सेम चीज़ देख रहे हैं कि वी.एम. दांडेकर जी का नाम भी है और नीलकंठ रथ का नाम भी है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? बाल लिंगानुपात में गिरावट का जो मुख्य कारण है वो है कन्या भ्रूण की हत्या। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में एक व्यक्ति को नियोजित माना जाता है, वो कितने देर काम करेगा? तो कितनी देर काम करने पे साप्ताहिक स्थिति में, वीकली सिचुएशन में कितना काम करने पे उसको नियोजित माना जाएगा?
तो इसका आंसर है ए। अगर वो सप्ताह के दौरान कम से कम 1 घंटा भी काम करता है, सप्ताह के अंदर अगर उसने 1 घंटा भी कम से कम काम किया है, कम से कम 1 घंटा, तो उसको नियोजित माना जाता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बता दूँ कि अगर किसी ने पूरे दिन के लिए काम किया है किसी सप्ताह में, ठीक है, पूरे दिन के लिए काम किया है, तो उसको हम कहते हैं CDS, यानी करेंट डेली सिचुएशन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी ने 1 घंटा भी काम नहीं किया है, ठीक है, 1 घंटा भी काम नहीं किया किसी ने, मान लीजिए कि मैं कहीं पे गई और मैंने आधे दिन काम किया 1 से 4 घंटे के बीच में, और अगले दिन मैं 1 घंटा भी काम नहीं कर रही, तो मुझे उस पूरे दिन बेरोजगार माना जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि UPS जो होता है ना, UPS ये उन व्यक्तियों की संख्या को मापता है जो पूरे वर्ष के अधिकांश पीरियड में या तो नियोजित रहे या बेरोजगार रहे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेग्नियोरेज शब्द का क्या अर्थ है? सेग्नियोरेज शब्द का अर्थ होता है कि पैसे से होने वाली जो इनकम होती है वो। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन है हमारा, धन सृजन के कारण केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न आय। केंद्रीय बैंकों के द्वारा ये अर्जित लाभ होता है और पैसे से होने वाली इनकम ये होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अटल पेंशन योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? अटल पेंशन योजना आता है वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत, क्योंकि अटल सेवा योजना को वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत ही शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है? सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है ए, वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स। देखिए कमर्शियल बैंक्स को 18% का 18% का SLR, जिसमें कि नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियाँ ये सब बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और ये सरकारी प्रतिभूतियों का अधिकतर प्रतिशत अपने पास रखते हैं क्योंकि ये इन्हीं पे सबसे अच्छा रिटर्न भी मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न जोड़ियों का सही मिलान करके सही कूट का चयन करना है। आप इसको मिला लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द स्विफ्ट किससे संबंधित है? स्विफ्ट का अर्थ होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है वित्तीय संस्थानों द्वारा सुरक्षित रूप से सूचना और निर्देश प्रसारित करने से। आगे बढ़ते हैं। RBI ऋणदाता के रूप में अंतिम उपाय की तरह कार्य करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तरलता की कमी के मामले में बैंक RBI से संपर्क कर सकता है। और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि बैंक के जमाकर्ता के हितों की रक्षा की जाती है। इसीलिए इसका ऑप्शन सही क्या है? ई। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। इसमें सही सुमेलित है ऑप्शन डी, UK सिन्हा, जिन्होंने MSME का सुदृढ़ीकरण करने में मुख्य योगदान दिया था। इसकी सिफारिश की गई थी UK सिन्हा समिति के द्वारा। इनमें से कौन सा या कौन से प्रगतिशील कराधान का उदाहरण है? प्रगतिशील कराधान का उदाहरण है आयकर। होता क्या है कि कर आधार के आकार में अगर वृद्धि होती है तो कर की दर भी बढ़ती है। जैसे कि जितने इनकम टैक्स में क्या होता है, जितनी आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये प्रगतिशील कराधान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक घाटा क्या होता है? देखिए प्राथमिक घाटा क्या होता है, अक्सर हम प्राथमिक घाटा जैसे टर्म सुनते रहते हैं। राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है। जब राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो जो हमें
प्राप्त होता है उसी को हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर होते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्ग। आरबीआई ने नवंबर 2017 में एनबीएफसी के लिए एक नए वर्ग जिसे अकाउंट एग्रीगेटर कहा जाता है, इनके लिए नियम और विनियमों को अधिसूचित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कर उत्प्लावकता टैक्स बायंसी क्या होता है। कर उत्प्लावकता का मतलब हुआ, ये एक तरह से समझिए तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के सापेक्ष कर में वास्तविक या अवलोकित परिवर्तन को मेजर करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही दिख रहा है। एक तरह से आपको बताएं तो टैक्स बायंसी ये सीधी सी बात है कि जीडीपी के सापेक्ष, जीडीपी के साथ साथ इस राजस्व में क्या क्या चेंज किए गए, या तो किए गए या फिर दिखे, इन्हीं को ये बताता है। नाबार्ड की स्वामित्व संरचना क्या है। नाबार्ड की स्वामित्व संरचना है 0% आरबीआई एंड 100% केंद्र सरकार। 2019 में आरबीआई ने नाबार्ड और एनएचबी में अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच दी। इसके साथ ही भारत सरकार के पास नाबार्ड और एनएचबी दोनों में 100% का शेयर हो गया है। कॉस्ट डंपिंग से क्या तात्पर्य है। कॉस्ट डंपिंग का मतलब होता है जो उत्पादन लागत है यानी जो इन्वेस्टमेंट है, इससे कम कीमत पर विदेशों में सामान बेचा जाए। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि भारत में लोगों ने, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने टोटल मिलाकर के 100 रुपीज़ लगाए, ठीक है, और 100 रुपीज़ लगा के इन्होंने प्रोड्यूस किया किसी प्रोडक्ट को। अब इन प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर वो बेचने जा रहे हैं और 100 की जगह वो उसे 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं। अब 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको तो लॉस हो रहा है, वो तो नुकसान में जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कॉस्ट डंपिंग। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो घरेलू उत्पादक हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एकदम ख़त्म कर दिया जाए, मतलब उनका साफ सफाया कर दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको सही मिलेंगे। एक मिलेगा ए और दूसरा मिलेगा बी। इसको प्रीडेटरी डंपिंग भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न है कि लाफर वक्र किसके बीच की संबंध की व्याख्या करता है। लाफर वक्र क्या होता है। लाफर वक्र जो होता है ये कर की दर और कर राजस्व के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, कर की दर और कर राजस्व के बीच की दर। आरबीआई ऋण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, इनमें से कौन से मात्रात्मक विधियां हैं। देखिए आरबीआई, ये तो हम जानते ही हैं कि बहुत सारी तरीकों से क्रेडिट को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। एक तो इसमें होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक में क्या होता है कि बैंक रेट की जो पॉलिसी बनाता है, या फिर ओपन मार्केट को कंट्रोल करने का जो तरीका है, सीआरआर है, एसएलआर है, बहुत सारे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सारी चीज़ों के माध्यम से ये कंट्रोल करता है। दूसरा होता है गुणात्मक। गुणात्मक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सपोज़ जो मार्जिन आवश्यकताएं होती है उनको रेगुलेट करना, उपभोक्ता ऋण का विनियमन करना, मतलब बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करना, काफ़ी कुछ होता है। इसीलिए यहाँ पे हम मेनली हमें 2 ऑप्शंस यहाँ पे सही मिल रहे हैं, ए एंड बी। आंसर इज ई। क्राउड फंडिंग शब्द के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स यहाँ इकोनॉमिक्स के आपके इस सेट में मिल रहे हैं। क्राउड फंडिंग या मार्केट प्लस फाइनेंसिंग, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और ये एक समझिए तो एक परियोजना या एक प्रोजेक्ट के लिए या किसी नए सेटलमेंट के लिए काफ़ी बड़े नंबर में, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों से जो छोटे छोटे कलेक्शंस किए जाते हैं, उसके लिए। मान लीजिए कि क्राउड फंडिंग यानी बहुत सारे लोगों ने मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया। सपोज़ जैसे कि एक गांव है, ठीक है, अब उस गांव में एक स्कूल खोला जा रहा है, ठीक है। अब इस स्कूल को खोलने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो गांव में रहने वाले
100 लोगों ने मिलकर के थोड़े थोड़े पैसे, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 2000 दिए, और ये करके तब पैसा इकट्ठा किया गया। उस पैसे से स्कूल खोलने का काम होगा, ठीक है, या स्कूल का मेंटेनेंस होगा, या स्कूल के लिए उसको स्कूल को फाइनेंस किया जाएगा उसके द्वारा। तो ये क्राउड फंडिंग होती है, ठीक है। आमतौर पे एक पोर्टल के माध्यम से अक्सर आप देखते होंगे कि इंटरनेट वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे रहता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है, आप अगर योगदान देना चाहते हैं तो दें। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कई लोग लगाते हैं कि हाँ इस काम के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप अगर इच्छुक हैं तो इस काम के लिए कंट्रीब्यूशन दें अपना। तो यही क्राउड फंडिंग होती है। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ये इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। बड़ी संख्या में निवेशकों के द्वारा छोटी छोटी मात्रा में धन जुटाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें उद्यमिता बढ़ाने की क्षमता भी है और इसे मार्केट प्लस फाइनेंसिंग के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ निकलेगा। विनियमन व्यापार फंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब इसको हम पढ़ेंगे तो देखिए ये क्या होता है। विनिमय व्यापार फंड क्या होता है? विनिमय व्यापार फंड होता क्या है? तो होता क्या है कि जब कोई इन्वेस्टर ETF यानी विनिमय व्यापार फंड के शेयर को खरीदता है तो अप्रत्यक्ष रूप से वो उन कंपनियों के शेयर खरीद रहा होता है जिनसे ETF बनाया गया है, ठीक है। ये लगभग म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस इतना ही होता है ना कि ETF पूरे दिन स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, कारोबार करते हैं अपना। इसलिए अगर कोई इन्वेस्टर ETF खरीदना चाहता है तो ये किसी भी कंपनी के शेयरों की तरह पूरे दिन स्टॉक बाजार से, स्टॉक मार्केट से हमेशा इसको खरीद सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा कि ETF का शेयरों की तरह कारोबार होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण किया जाता है RBI के द्वारा। जून 2010 से इसको किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महंगी ऋण नीति यानी डियर मनी पॉलिसी के बारे में के रूप में क्या माना जा सकता है? महंगी ऋण नीति यानी डियर मनी पॉलिसी के रूप में यहाँ हम मान सकते हैं रेपो रेट में वृद्धि को। रेपो रेट में वृद्धि, क्योंकि होता क्या है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो RBI रेपो रेट को ऊंचा रखता है या बढ़ा देता है ताकि डिमांड थोड़ी कम हो जाए, और डिमांड जैसे ही कम होगी तो मुद्रास्फीति में नमी आ जाए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं महंगी ऋण नीति या डियर मनी पॉलिसी। ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का क्या अर्थ है? ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का अर्थ सीधा सा है कि ये एक तरह का ओपन मार्केट संचालन होता है, ठीक है। होता कब है ऑपरेशन ट्विस्ट कि जब केंद्रीय बैंक बहुत लंबे समय के बाद सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए छोटी छोटी जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनकी बिक्री से जो इनकम होती है उसका यूज़ करके लंबी अवधि के ऋण पत्र खरीदता है, जिससे कि लंबी अवधि की प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों में कमी आती है। देखिए अब आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लैंग्वेज लग रही होगी, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ कि होता क्या है कि मान लीजिए कि RBI है, ठीक है। RBI ने अपनी छोटी मोटी जो प्रतिभूतियाँ खरीद रखी हैं सरकारी, इनको छोटे समय के लिए, शॉर्ट पीरियड की, इनको सेल कर दिया, ठीक है। इनको सेल करके जो फंड मिला, जो पैसा मिला, उसका यूज करके इसने लॉन्ग टर्म की प्रतिभूतियाँ खरीद ली, लंबे समय की। अब इसको खरीदने पे क्या हुआ ना कि इसका जो इंटरेस्ट होगा वो इसको अब कम लगेगा, ठीक है, कम लगेगा। इससे ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड में लिक्विडिटी को भी थोड़ा कम करता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे ऑप्शंस 2 सही मिल रहे हैं। एक तो ये एक तरह का ओपन मार्केट संचालन है, और दूसरा ये लंबी अवधि में तरलता को कम कर सकता है ना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा जा रहा है, शॉर्ट टर्म की चीज़ों को बेच करके, तो ये लंबी अवधि में तरलता को कम कर सकता है। ऑप्शन ई यहाँ पे सही है, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से RBI के द्वारा, केंद्र सरकार की तरफ से RBI के द्वारा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कौन सी समितियों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नरसिम्हन समिति जो थी इसको बैंकिंग क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता है। इसने उर्वरक कंपनियों के निवेश के लिए सिफारिश नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं, तीव्रगामी मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? तीव्रगामी मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन लोगों की बचत को ख़त्म कर देता है, बेकार कर देता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा सी। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है किसके लिए? उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है कर्जदार के लिए। ठीक है, कर्जदार के लिए। लेनदार के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं, उच्च मुद्रास्फीति होगी, कीमतें बढ़ेंगी तो पैसे का वैल्यू गिर जाएगा। पैसे का वैल्यू गिरने का सेंस क्या हुआ? मान लीजिए कि एक बुक है, या सपोज आप प्याज खरीदने गए। आजकल प्याज का रेट 50 रुपये चल रहा है। ठीक है, 50 रुपया देने पर आपको 1 किलो प्याज मिल रहा है ना। और आने वाले समय में क्या हुआ ना कि और दाम बढ़ गया और प्राइस बढ़ गए। अब आप 1 किलो प्याज खरीदने जाएंगे 1 महीने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि प्याज का दाम हो गया है 60 रुपया, 60 रुपीज़ केजी। यानी कि अब 1 केजी प्याज खरीदने के लिए आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। प्याज का वैल्यू बढ़ गया और मनी का वैल्यू कम हो गया, पैसे का वैल्यू कम हो गया। तो यही होती है उच्च मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति आती है और ये काफ़ी बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ेंगी तो पैसे का वैल्यू गिर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो देनदार होते हैं वो मान लीजिए जो देनदार है वो उतना ही पैसा लौटाएगा, पैसा उसको उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन गुड्स और सर्विसेज के लिए वो कम पेमेंट करेगा। ठीक है, जबकि लेनदार जो होते हैं उनको तो उतना ही पैसा वापस मिलेगा क्योंकि जितना उन्होंने दिया था। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? कर्जदार के लिए ये फायदेमंद होता है। कौन सा स्टैगफ्लेशन का कारण है? देखिए, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है ना जहाँ पे इकोनॉमी में जो ठहराव होता है वो उच्च मुद्रास्फीति के कारण आता है। उच्च मुद्रास्फीति मैंने अभी आपको बताया, गिरती मांग के कारण जो उच्च मुद्रास्फीति होती है, डिमांड। खैर, ये पहली बार 1973 में ओपेक के द्वारा तेल की कीमतों में 4 गुना वृद्धि के साथ हुआ था, जिसने सारी कीमतों को बढ़ा दिया था। आप जानते हो कि जो तेल की कीमत बढ़ती है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, है ना। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे इकोनॉमी एकदम धीमी हो जाती है लेकिन मुद्रास्फीति काफ़ी तेज़ चलती है। और ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ इम्पॉर्टेंट इनपुट्स की कीमतों में वृद्धि के कारण होता है। जैसे प्रोडक्शन में मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का उसमें काम है। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट बढ़ गया, बिल बहुत ज़्यादा आने लगा, ऐसा हुआ कि सरकार ने महंगा कर दिया लाइट को, बिजली को। अब क्या होगा? अब उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हम प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताते चलूँ। इसका आंसर है ए, लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्फ्लेशन आता है। छाया बैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? छाया बैंकिंग के संबंध में जो सत्य कथन है वो ये है कि IL और FS इसका एक उदाहरण है। अब आप थोड़ा कन्फ्यूजन कि IL और FS इसका उदाहरण का मतलब क्या हुआ? देखिए, छाया बैंकिंग क्या होती है? इसको शैडो बैंकिंग भी कहते हैं। ये नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर संचालित होती है और जो वित्तीय मध्यस्थता एक्टिविटीज़ होती हैं इनको ट्रेडिशनल बैंकिंग के कंपेयर में कम ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन के साथ इसको किया जाता है। शैडो बैंक जो होते हैं वो काम तो खैर पारंपरिक बैंकों की तरह ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में ये कमर्शियल बैंक से अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के कार्यान्वयन में कौन सी वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं हैं? इसका सही आंसर है डी, NBFC। किसान क्रेडिट कार्ड NBFC के द्वारा जारी नहीं किया जाता है और ये RBI के प्राथमिकता क्षेत्र के जो भी उधार से संबंधित मेजरमेंट है, मानदंड है, इनमें भी नहीं आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में स्टार्टअप की परिभाषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
भारत में स्टार्टअप की परिभाषा के बारे में बी कथन सत्य है कि किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो उसको हम स्टार्टअप कहेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में यूनिकॉर्न का क्या अर्थ है। व्यापार में यूनिकॉर्न का क्या अर्थ होता है। देखिए, व्यापार में यूनिकॉर्न का अर्थ होता है कि पूंजी उद्योग में 1 अरब डॉलर से अधिक के मूल्य के साथ एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी का वर्णन किया जाए, यही यूनिकॉर्न होता है। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, ये निजी तौर पर शुरू की गई स्टार्टअप कंपनी है जिसका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। निश्चित अवधि के लिए रोजगार के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ सही होगा कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा अनुबंध है जहाँ पे एक उद्यम एक कर्मचारी को एक खास अवधि के लिए काम पर रखता है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक विशेष टाइमिंग के लिए रखा जाता है। कई मामलों में 1 साल के लिए होता है, कई मामलों में 1 साल के लिए है और मान लीजिए 1 साल खत्म हो गया तो इसको रिन्यूअल भी किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए। 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज कराने वाला एकमात्र G20 आर्थिक देश कौन सा है। 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज कराने वाला जो एकमात्र G20 आर्थिक देश है वो है चीन। कई सारे ऐसे विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट वगैरह आए हैं जिनमें ये स्पष्ट किया गया है कि 2020 में वर्ल्ड के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 4.3% की गिरावट आई है, लेकिन केवल चीन ही ऐसा देश है G20 अर्थव्यवस्थाओं में जिसने 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज कराई है। 50वां प्रश्न है कि निम्न बैंकिंग योजनाओं को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो इनके गठन के क्रम में जब आप व्यवस्थित करेंगे, आप इनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आंसर होगा सी। सबसे पहले गठन हुआ है अग्रणी बैंक योजना का, उसके बाद हुआ है विभेदक ब्याज दर योजना का और अंत में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण योजना के बारे में सत्य है। ऑप्शंस को पढ़ने के बाद जो इसमें सही है वो है ऑप्शन ए। आरबीआई और सेबी दिशा निर्देश और रूपरेखा को जारी करते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की बात करें तो कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण योजना के अंतर्गत आते हैं। शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न को। पढ़ना लिखना अभियान किसे शिक्षित करने के लिए है। पढ़ना लिखना अभियान वयस्क लोगों को शिक्षित करने के लिए उद्देश्य लेकर चल रहा है। 53वां प्रश्न है कि BASEL मानदंड निम्न में किसके द्वारा तय किए जाते हैं। BASEL यानी बेसल मानदंड तय किए जाते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा। ये स्विट्ज़रलैंड के बेसल में स्थित है और ये विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में काम करता है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति के संदर्भ में कब किसी संपत्ति को संदिग्ध संपत्ति कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बी। एक संपत्ति जो 12 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड बनी रहती है। चूँकि एक ऋण या अग्रिम बैंक की संपत्ति होती है, जब इसका मूलधन या ब्याज दोनों में से कोई एक या दोनों ही उचित अवधि के लिए अतिदेय रहते हैं तो इसको कहा जाता है गैर निष्पादित परिसंपत्ति। विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित होती है, इसको आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब कोई संपत्ति 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड बनी रहती है तो उसको संदिग्ध संपत्ति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न को कमजोर नहीं करता है। सही आंसर है डी, राइट्स इशू। देखिए, केवल राइट्स इशू इक्विटी जो होते हैं ये शेयर धारकों के शेयर होल्डिंग पैटर्न को नहीं चेंज करते, क्योंकि केवल वर्तमान शेयर धारकों को राइट इशू के दौरान शेयर खरीदने की अनुमति होती है।
आगे बढ़ते हैं हम। भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों को विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? भारत में कम्युनिटी एक्सचेंजेस को विनियमित किया जाता है सेबी के द्वारा। निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा के घटक नहीं है? संकीर्ण मुद्रा के घटक नहीं है सी, बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र। देखिए संकीर्ण मुद्रा में क्या होता है ना कि इसको M1 के द्वारा सूचित किया जाता है। M1 का मतलब होता है जनता के पास कितनी मुद्रा है, बैंकिंग प्रणाली के साथ मांग जमा क्या है और RBI के साथ अन्य जमा क्या है, ये सभी मिला करके M1 बनता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुद्रा गुणक से आप क्या समझते हैं? मुद्रा गुणक का मतलब देखिए ये सीधा सा मतलब होता है 1/r, यानी जहाँ पे R आरक्षित अनुपात है, रिजर्व रेशियो है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI थोक मूल्य सूचकांक के लिए क्रमशः आधार वर्ष क्या है? देखिए थोक मूल्य सूचकांक के बारे में आप जानते हैं कि ये भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। यहाँ पूछा जा रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों के लिए आधार वर्ष क्या है क्रमशः। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 2012 और थोक मूल्य सूचकांक के लिए 2011 से 12। आगे बढ़ते हैं हम। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र दर्शाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के संबंध को, यानी यहाँ हमारा आंसर क्या होगा ए। ये दर्शाता है ना फिलिप्स वक्र की संबंध नकारात्मक है, इसका मतलब कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी दर दोनों ही किस रेशियो में है? मुद्रास्फीति की दर उच्च है और बेरोजगारी की दर कम है। 61वां प्रश्न है कि जीडीपी में क्या जोड़ने पर जीएनपी प्राप्त होता है? देखिए जीडीपी में जब हम विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ते हैं तो वो जीएनपी प्राप्त होता है, यानी यहाँ क्या होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ऑप्शन डी। सूर्योदय उद्योग या सनराइज इंडस्ट्री के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सबसे पहले ये जानिए कि सूर्योदय उद्योग होता क्या है। ये ऐसा उद्योग जो कि फिलहाल नया है या अपेक्षाकृत नया है, तेज़ी से बढ़ रहा है और भविष्य में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने की उम्मीद रखता है। ऐसे उद्योगों को हम सूर्योदय उद्योग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में जैसे हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अंतरिक्ष पर्यटन, ऑनलाइन विश्वकोश, ये सारे के सारे सूर्योदय उद्योग के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ इसमें जो हमें ऑप्शन सही देखने हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है ये निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। इसका मतलब कि हमारा सही आंसर क्या होगा, कौन गलत है इसमें से ये देखना है ना मैं, कौन सा सत्य नहीं है। सी सत्य नहीं है, यानी सी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नहीं है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और अलग अलग विभागों की देखभाल करने वाले 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, MD पात्रा, BP कानूनगो, MR राजेश्वर राय और MK जैन। तो देखिए यहाँ पर MR राजेश्वर राय भी दिया गया है, BP कानूनगो भी है, MD पात्रा भी है, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अभी नहीं हैं, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे डी। आरबीआई द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ इन सारे ऑप्शंस को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ए, बी और सी तीनों सत्य है, इसीलिए आंसर होगा ई। आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा संचालन मौद्रिक संचरण में मदद करेगा? तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, विदेशी विनिमय व्यवस्था यानी फॉरेक्स स्वैप, आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड की बिक्री, ऑपरेशन ट्विस्ट, LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये चारों ही सही हैं, चारों ही मदद करेंगे मौद्रिक संचरण में, इसलिए आंसर होगा ई। कृषि ऋण में किस श्रेणी में बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? देखिए कृषि ऋण में सबसे ज़्यादा जिस श्रेणी में बैंकों की हिस्सेदारी है
वो है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक के श्रेणी की हिस्सेदारी कृषि ऋण में सबसे ज़्यादा होती है, इसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस्लामिक शरीयत बैंक के संबंध में कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो आप इन सारे ये जितने भी कथन दिए गए हैं ये ब्याज भुगतान के लिए निषेध के सिद्धांत पर आधारित है, हानि लाभ के बंटवारे के सिद्धांत पर आधारित है, वित्तीय समावेशन की नीति के लिए काम करता है और उचित लाभ की प्रणाली का पालन करने की अनुमति देता है। ये चारों कथन ही सही हैं, इसलिए आंसर होगा ई। के आकार आर्थिक सुधार क्या है? देखिए के शेप का आर्थिक सुधार क्या है? तो के शेप का आर्थिक सुधार होता है ना कि जब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्शंस अलग अलग रेट्स पर रिकवरी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं के शेप की रिकवरी। ठीक है, जैसे अब कई तरह की रिकवरीज होती है। तो जब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्शन से, बहुत सारे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो बहुत तेज़ी से डेवलप होते जाते हैं, प्रॉपर्टी होते जाते हैं, समृद्ध होते जाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़ा धीमी गति से डेवलप होते हैं, उतनी तेज़ी से रिकवरी नहीं करते हैं। तो इसको कहते हैं के शेप की रिकवरी। इसी तरह से वी शेप की रिकवरी भी होती है, यू शेप की रिकवरी भी होती है। वी शेप क्या होता है? जब किसी इकोनॉमी में तेज़ी से गिरावट आती है और तेज़ी से रिकवरी होती है, वो वी शेप होता है। यू शेप में क्या होता है? एक बाथ टब की तरह है, जिसमें कि इकोनॉमी गिरती है, गिरने के बाद से कुछ समय तक संघर्ष करती है और तब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ उठती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ई फॉर्म स्पाइस प्लस किससे संबंधित है? ये संबंधित है एक कंपनी के निगमन से। ठीक है, स्पाइस प्लस एक एकीकृत वेब फॉर्म है जो कि केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों और विभागों के द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है और एक राज्य सरकार यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार है, यहाँ पर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग और इससे संबंधित भारत में बहुत सारे व्यवसाय शुरू करने के लिए कई प्रक्रियाओं, समय और लागत की इसकी वजह से बचत होती है। ठीक है, यानी व्यवसाय करने में एक तरह से आप कह सकते हैं कि आसानी की दिशा में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत सरकार की पहल का एक हिस्सा है। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था? तो इसका सही उत्तर है सी, 11th FYP, जो 11वां 5 ईयर्स प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य नारा था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। प्रो चक्रीय राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? तो आप इसके जब सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बी, यानी आर्थिक विस्तार के दौरान सरकारी खर्च बढ़ाने और करों को कम करने के लिए सरकार के नीतिगत उपाय जो होते हैं उन्हीं को हम प्रो चक्रीय राजकोषीय नीति में शामिल करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के ऋण की संरचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जब आप सारे कथनों को पढ़ेंगे तो बी ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो सही नहीं है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुल सार्वजनिक ऋण में से 50% केंद्र के पास है और 50% राज्य के पास है, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर है क्या? है यही कि सार्वजनिक ऋण में से 70% केंद्र के पास है और केवल 30% राज्यों के पास है। आगे बढ़ते हैं। गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या करता है, क्या इसका काम है? गिनी गुणांक जो है ये एक आबादी में आय के वितरण को मेज़र करता है, मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार भारत की वर्तमान संप्रभु रेटिंग क्या है? इसके अनुसार भारत की वर्तमान संप्रभु रेटिंग है BBB माइनस, यानी BBB- की रेटिंग इसको दी गई है। अब ये क्या है? ये देखिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर यानी S&P जो है इसने भारत को संप्रभु रेटिंग के हिसाब से BBB- की रेटिंग दी है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जारी करता कि ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को मापने की कोशिश
यहाँ पे कैसे की जाती है। अनुकूल होने पे ये देशों को वैश्विक पूंजी बाजार और विदेशी निवेश तक पहुँच की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। इन्होंने ही भारत में BBB- की रेटिंग दी है। अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए, अल्पाधिकार का सीधा मतलब होता है कि बाजार में कुछ बड़े खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है, प्रभुत्व है। यानी कि कुछ ग्रुप्स हैं, कोई छोटा ग्रुप है बड़े बड़े लोगों का, पावरफुल लोगों का, जिसने पूरे बाजार पर डोमिनेशन किया हुआ है, पूरे बाजार पर एकाधिकार किया हुआ है। आगे चलते हैं। ब्याज कवरेज अनुपात क्या है? ब्याज कवरेज अनुपात ये मापता है कि कोई कंपनी अपनी उपलब्ध आय के साथ अपने करेंट ब्याज भुगतान को कितनी बार कवर कर सकती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? ए। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? देखिए, लघु वित्तीय बैंक का जो आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि होती है वो 100 करोड़ होती है, ठीक है। जबकि ये राशि अगर यूनिवर्सल बैंक की बात करें तो 500 करोड़ और थोक बैंक की बात करें, होलसेल बैंक की, तो 1000 करोड़ होती है। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है? लघु वित्तीय बैंक, इसलिए आंसर होगा बी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है 48वां। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जब आप इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको सी और डी सही मिलेंगे। यानी कि इसके अंतर्गत WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान मंच स्थापित किया जाना है और 6 वर्षों के लिए 64,180 करोड़ का परिव्यय किया गया है, इसलिए आंसर ई सही होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में टीकाकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में टीकाकरण के लिए कुल 35,000 करोड़ राशि का आवंटन किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वच्छ वायु पहल के तहत वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिए, 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ की राशि आवंटित की गई, यानी बी ऑप्शन सही है। कौन सा कथन मित्र योजना के बारे में सही नहीं है? कि मित्र योजना को पहले समझ लीजिए। मित्र योजना का मेन उद्देश्य है कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाना, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, साथ में एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस को देखने के बाद से इसमें जो सही नहीं है वो है ए, यानी ये MSME मंत्रालय के अधीन है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ब्राउनफील्ड निवेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सारे कथनों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऑप्शन सी और डी दोनों सही मिलेंगे। होता क्या है कि जब कोई कंपनी सरकारी संस्था कंपनी या सरकारी संस्था में से कोई भी नए किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को शुरू करने के लिए अभी के मौजूद उत्पादन सुविधाओं को खरीदती है या इनको पट्टे पे देती है, तो इसको ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही एक जनरल सा रूप है। इसके कई लाभ भी होते हैं, जैसे कि पहले से निर्मित अगर कोई भवन है, स्टार्टअप का कम समय लगना है, कम इन्वेस्टमेंट है, इस तरह की चीज़ें इसका फ़ायदा होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार का GI उत्पाद है? देखिए, तो बिहार के GI टैग प्राप्त उत्पाद जो होते हैं वो इनमें से ए कतरनी चावल है। हालांकि बहुत सारे उत्पाद हैं, अभी तक बिहार के जब तक मुझे जानकारी है 13 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, ठीक है। इनमें मधुबनी पेंटिंग, बिहार के पिपली कार्य, सूजनी कढ़ाई का काम, इसके अलावा बिहार का सिक्की घास, भागलपुर सिल्क, पिपली बिहार का कार्य, सिक्की घास उत्पाद, साथ ही साथ आप देखेंगे तो भागलपुरी जर्दालू आम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिल चुका है ये GI टैग, है ना। तो एक बार कंफर्म करेंगे हम लोग कि ये कितने हैं कंफर्म,
क्योंकि मैंने कहीं पर आज सुबह ही देखा था कि 13 लिखा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 13 है। मैं इस पे जीआई टैग पर एक स्पेशल, जब बिहार स्पेशल की सीरीज हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें आपको स्पेशल सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली विथ सोर्स विथ प्रूफ मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में भारत में निम्नलिखित विभागों को परिव्यय आरोह क्रम के अनुसार इनका व्यवस्थित करना और सही कोड का चयन करना है। इसको आप एक बार देख लीजिए और इसको उस हिसाब से सिस्टम में कर लीजिए, और मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर क्या है। आंसर है बी, 3421। निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के बारे में सत्य है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, इसलिए ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले चयनित होने वाला पहला शहर था? स्मार्ट सिटी के रूप में जिस शहर को विकसित किया जाना है बिहार से, वो है भागलपुर। पहले चरण में ही इसका चुनाव हो चुका था। इसके लिए 382 करोड़ रुपए भी पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के जो नगर निकाय हैं उनके राजस्व में योगदान के संदर्भ में इन स्रोतों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके सही कोड को चुनना है। तो इसका जो सही कोड है आप मैच कर लीजिए, वो है सी, 3421। पटना के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। पटना के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी कथन हैं ये सभी गलत हैं, इनमें से एक भी सही नहीं है। ये दानापुर से बेली रोड होते हुए मीठापुर तक नहीं जाता है, ठीक है। और मतलब जितने भी कथन यहाँ पे दिखे हैं सारे के सारे गलत हैं, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है? सही आंसर है डी, नालंदा में। देखिए 7 जिले ऐसे हैं जहाँ शहरीकरण की जो दर है ये 5% से कम है, ठीक है। लेकिन बाकी के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि उससे अधिक है, जिनमें एक है नालंदा। इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो समस्तीपुर, मधेपुरा, कैमूर, इन सब में 5% से काफ़ी कम है। जैसे समस्तीपुर में 3.5 है, मधेपुरा की बात करें तो 4.4 है, कैमूर को देखें तो कैमूर में 4.0 है परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में बैंकिंग सेवाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। सही आंसर है ए कथन जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि देश में बिहार की जनसंख्या हिस्सेदारी की तुलना में बिहार की शाखाओं का हिस्सा कम है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये ए नहीं, यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिए, सॉरी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी को यहाँ पे सही आंसर कीजिए। ये बिल्कुल, इसी को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल सही है। इन सारे कथनों को हम पढ़ेंगे तो हमें बी ऑप्शन जो है ये गलत मिलेगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वितरण सर्वाधिक है, इसके बाद शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में है। जबकि रियलिटी क्या है कि बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में बिहार की शाखाओं की हिस्सेदारी 8.6% की आबादी के मुकाबले 4.7% रही है। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार का ऋण जमा अनुपात भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे कम है, कितने नंबर पे? ये है 3रे नंबर पे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पुरुषों के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो कि 2014 से 18 में किया गया, इसके अनुसार जीवन प्रत्याशा बिहार में पुरुषों के लिए उनके जन्म के समय 69.2 वर्ष है। जीवन प्रत्याशा आप जानते हैं क्या होता है? जो एक इंसान कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, इसका जो अनुमान लगाया जाता है। निष्ठा एक योजना है किस चीज़ की? निष्ठा योजना है स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य के लिए ये योजना है। इसमें स्कूल के टीचर्स और प्राचार्यों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैंक हमारे गांव पहल किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? बैंक हमारे गांव पहल कार्यान्वित की जाती है जीविका सदस्यों के द्वारा।
उदारीकृत विप्रेषण योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, उदारीकृत विप्रेषण योजना क्या होती है? अब विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना व्यक्तियों के लिए सीमा पार धन भेजने के लिए जो विंडो खोली गई थी 2004 में, इसको उदारीकृत प्रेषण योजना कहते हैं। इसके तहत सभी निवासी जो भारत में हैं, ये चालू या पूंजी खाता लेन देन के एक अनुमेय सेट के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग $2,50,000 विदेश में स्वतंत्र रूप से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो कथन सत्य है इसमें, वो यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि ये चालू और पूंजी खाते दोनों के लिए है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ए, एफपीआई एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिर है। अगले प्रश्न पे चलें। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आप देखेंगे कि डी, ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराजा बॉन्ड आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि ये बॉन्ड विश्व बैंक समूह के एक सदस्य आईएफसी ने सबसे पहले जारी किया, और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये सूचीबद्ध होगा। आगे चलते हैं। फैंटम कैपिटल शब्द किससे संबंधित है? फैंटम कैपिटल शब्द संबंधित है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। एफडीआई को एक ही बहुराष्ट्रीय समूह से संबंधित फर्मों के बीच सीमा पार वित्तीय निवेश के रूप में परिभाषित किया गया। इसका अधिकांश भाग फैंटम प्रकृति का है। इसका मतलब हुआ कि कॉरपोरेट शेल से जो भी निवेश गुजरते हैं, इन शेलों को, जिन्हें कि विशेष प्रयोजन संस्थाएं भी कहा जाता है, इनकी कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है। 100वां प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक निवेश के संबंध में कथनों पर विचार करना और सही कथन की पहचान करना है। तो एक बार आप इन कथनों को पढ़ लें। देखिए, रणनीतिक विनिवेश का जो शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के 50% या इस तरह के उच्च प्रतिशत की सरकारी भागीदारी के पर्याप्त हिस्से की बिक्री। यहाँ पर सरकार जो होती है वो प्रबंधन नियंत्रण को रणनीतिक भागीदार को हस्तांतरित भी कर सकती है, कानूनी तरीके से भी ये संभव है। ये निजीकरण का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो होगा ई। वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में कुल व्यय का आकार कितना है? ये आकार कुल है सी, यानी हमारे ये कुल 2,18,302.70 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष यानी सरप्लस कितना है? ये है सी, 9,195.90 करोड़। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित प्रतिशत राजकोषीय घाटा कितना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं, और अगर मैं कहूँ अपने मन की बात तो मुझे लगता है ये प्रश्न ज़रूर ही आएगा। ठीक है, तो ये कुल अनुमानित जो प्रतिशत वित्तीय घाटा है ये है सी, जीएसडीपी का 2.97%। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने बाल हृदय योजना की शुरुआत की है और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, निर्धारित की गई है? इसकी शुरुआत की है बिहार ने और 300 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? आप जानते हैं कि जो जीडीपी होती है वो एस्टिमेटेड होती है, अनुमान से उसको तय किया जाता है। यह 2021-22 के लिए अभी की मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है सी, यानी 7,57,026 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान 1 और 2 के तहत भागलपुर में
चरण 1 और 2 के तहत भागलपुर और गया में शुरू की गई जल उपलब्धता योजना का वित्त पोषण कर रहा है? सही उत्तर है इसका ए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। किस स्थान पर बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने जा रहा है अररिया में। बिहार में अभी तक एक ही चिड़ियाघर है जो पटना में है, अब अररिया में बनने जा रहा है, रानीगंज की वृक्ष वाटिका में। मुख्यमंत्री माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर के तहत कौन सा युग्म गलत तरीके से सुमेलित किया गया है? इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कांस्य और पीतल क्लस्टर जो है ये वैशाली में है, ठीक है। कांस्य और पीतल क्लस्टर वैशाली में है, साथ में पूर्वी चंपारण में भी है। इसके अलावा सिलाव खाजा क्लस्टर नालंदा में है, ठीक है। तो ये दो तो हमें पहले ही गलत मिल गए, तो ऑप्शन हमारा ई सही होगा। 2020-21 की अवधि में सामान्य गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या है? 2020-21 की अवधि में ये जो लाभकारी मूल्य तय किया गया ये 295 रुपये प्रति क्विंटल। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसे प्रोत्साहित करता है? ये प्रोत्साहित करता है संगठित क्षेत्र में रोजगार को, संगठित क्षेत्र में रोजगार को। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की विकास दर कितनी रही? ये विकास दर रही है 10.5%। वित्त वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार के GSVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? ये योगदान रहा है 19.5%। कौन आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आते। भारतीय दवा फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया में मूल्य के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है और मात्रा के मामले में कितने नंबर पे है? सही उत्तर है ये मूल्य के आधार पे 14वां सबसे बड़ा है और मात्रा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार संतुलन को ध्यान में रखते हुए उन्हें घटते क्रम में रखना है। तो देखिए आप इसको एक बार देखिए कौन सा विकल्प सही है इसमें से। सही उत्तर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के बारे में सही नहीं है? देखिए भुगतान संतुलन क्या होता है? इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। किसी दिए गए वर्ष में बाहरी दुनिया के साथ उसके जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं इनका एक जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है उसको भुगतान संतुलन कहते हैं। क्योंकि एक देश का BOP यानी भुगतान संतुलन जो होता है ये बताता है कि क्या वो अपने आयात के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त बचत करता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ इंडिया में यहाँ से एक्सपोर्ट की गई कोई चीज़, ठीक है, एक्सपोर्ट की गई तो इंडिया को $1000 मिले, फ़ायदा हुआ। इस जब इंडिया ने इंपोर्ट किया तो $900 इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हमारे पास $100 का हमारे पास बच रहा है ना। तो ये एक तरह से जो यही अंतर होता है, इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसी रिकॉर्ड को जब हम रखते हैं तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। ये बताता है कि क्या देश निर्यात के लिए पर्याप्त बचत करता है या नहीं करता है। आगे चलते हैं। कौन सा चालू खाते शुद्ध अदृश्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आता? सही आंसर है डी, कपड़ों का आयात। अनिवासी साधारण खाता के संदर्भ में कौन सा सत्य है? सही उत्तर है सी, यह भारत में अर्जित आय के लिए आमतौर पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों का खाता है। कौन PM आशा योजना का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है बी, मूल्य स्थिरीकरण योजना। मूल्य स्थिरीकरण योजना जो है ये PM आशा योजना का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
एक देश में नौकरियां उपलब्ध हैं फिर भी लोग बेरोजगार हैं क्योंकि कंपनियों को क्या चाहिए और श्रमिक क्या कर रहे हैं कि बीच में गंभीर बेमेल है। इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ये कई कारणों से हो सकती है। हो सकता है कि श्रमिक जो हैं, जो वर्कर्स हैं, इनके पास स्किल नहीं है उस काम को करने के लिए, या सपोज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, या फिर जो वर्कर्स हैं ये इतनी दूर रहते हैं कि वहाँ पे जॉब अवेलेबल ही नहीं है, या वहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ जा नहीं सकते, या काम करने को तैयार नहीं है। बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, तो इसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान क्या रहा है? देखिए, यहाँ पे बिहार का स्थान जो रहा है ये सबसे अंतिम रहा है। और ये नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है? इसको जारी करता है नीति आयोग। ठीक है। किसी दिन की निर्धारित समयावधि क्या है जब नेफ्ट द्वारा लेन देन किया जा सकता है? सही उत्तर है सी। निफ्ट द्वारा लेन देन जो है ये 24 घंटे 7 दिन 24/7 किया जा सकता है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस निम्नलिखित में से किसकी संरचना पर कार्य करता है? एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो है ये IMPS की संरचना पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों से पहले उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देखी? सही उत्तर है यहाँ पे डी, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो छठी पंचवर्षीय योजना थी जिसका टाइम पीरियड था 1980 से 85। इस समय जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.2% का रखा गया था और जो अचीवमेंट हुई थी वो 5.7% की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कौन से वैधानिक निकाय हैं इनमें से? जब आंसर्स को हम देखेंगे ऑप्शंस को तो हमें मिलेगा सी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ये वैधानिक निकाय है। नीति आयोग के प्रकाशनों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सी यानी रणनीतिक दस्तावेज जो होते हैं ये 10 वर्ष पे इनका प्रकाशन नहीं होता बल्कि 7 वर्ष पे इनका प्रकाशन होता है। PPP मॉडल की विशेषताओं को देखकर उसकी पहचान करनी है। कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आप इनको पढ़ें और सबको देखने के बाद जब आप इनकी विशेषताओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की ये विशेषताएं हैं। EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का ये संयोजन है। 2016 में इसको पेश किया गया था और सरकार 5 वार्षिक भुगतानों में लागत का एक हिस्सा योगदान करती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट रिस्क अभी भी यहाँ पे निजी हाथों के पास हैं। ये सारे फीचर्स देखने के बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि आंसर जो है वो सी है कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर टैरिफ बाधाओं के अंतर्गत नहीं आता? सही आंसर है डी, आयात पर शुल्क। देखिए, टैरिफ माल के आयात पर और निर्यात पर शुल्क को संदर्भित करता है, जबकि गैर टैरिफ बाधाएं ऐसे उपकरण या संचालन हैं जो कि टैरिफ के अलावा व्यापार के मुक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित को आर्थिक एकीकरण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना और सही कूट का चयन करना है। यहाँ जो सही कूट है आप इसको देख लें और जो सही कूट है वो है ए, 1 2 3 4। NEER के बारे में इन विकल्पों को देखना है और कहना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जब आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बी और डी सही नहीं है। ठीक है, बी और डी यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि होता क्या है कि बी और डी में क्या दिया कि ये दो अर्थव्यवस्थाओं के मूल्य के अंतर को ध्यान में रखता है। ठीक है, और डी में दिया जा रहा है कि इसकी गणना के लिए CPI का उपयोग किया जाता है। इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। CPI जो है ये REER के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि NEER क्या होता है ना कि ये SDR के संदर्भ में, जैसे ये आपका जो दिया गया है सी ऑप्शन और ए, ये बिल्कुल सही है। चलिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब इस पर स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स के लिए हम लेके आएंगे तब आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी काफ़ी लंबा वीडियो होने जा रहा है और क्वेश्चन ही बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन के मुख्य सिद्धांतों में से एक मोस्ट फेवर्ड नेशन है। इसका क्या मतलब है? इसके ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें मिलेगा ऑप्शन सी,
यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN। इस दर्जे के लिए सदस्यों को अन्य सभी सदस्यों को समान उत्पाद के लिए आयात या निर्यात के समय किसी एक सदस्य के उत्पाद को दिए गए अनुकूल टैरिफ और नियामक उपचार की आवश्यकता होती है। ये विश्व व्यापार संगठन का एक संस्थापक सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे सत्य हैं, इसलिए ई ऑप्शन सही होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें इन सारे ऑप्शंस में से जो सही सुमेलित नहीं है वो है बी, पेटेंट। देखिए, पेटेंट केवल साक्षरता और कलात्मक कार्यों से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किसी भी आविष्कार या खोज की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। सीमित अवधि की सुरक्षा है ये। आगे बढ़ते हैं। GATS सेवाओं में इस व्यापार पर सामान्य समझौता के तरीकों का मिलान करें और सही कूट का चयन करें। इसको आप देखिए और इसको मिलाइए। मैं आंसर बता देती हूँ आपको। आंसर है सी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में ब्लू बॉक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि ब्लू बॉक्स क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन 3 तरह के बॉक्स की बात करता है मेजरली, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। यहाँ हमें ब्लू बॉक्स के बारे में बात करनी है। ब्लू बॉक्स का मतलब होता है शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में होता है उसको ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं रखी गई है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो ये है बी। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एम्बर बॉक्स क्या होता है, जल्दी से बता दूं कि उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के लिए जो भी माने जाने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय होते हैं वो सभी एम्बर बॉक्स में आते हैं। ये समर्थन सीमा के अंडर में काम करते हैं। डी मिनिमाइज न्यूनतम समर्थन की अनुमति है। आमतौर पर विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन का 5% और विकासशील देशों के लिए 10% ये एक तरह से समर्थन सीमा वहाँ पे डिसाइड की गई है। आगे बढ़ते हैं। WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का 12वां दौर कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन होगा सी, जिनेवा में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सारे कथनों को पढ़ने के बाद आपको मिलेगा कि इसका मुख्यालय बीजिंग में नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय शंघाई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय शंघाई में है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। भारत निम्न में से विश्व बैंक की किस संस्था का सदस्य नहीं है? भारत विवादों के निष्पादन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की सदस्यता इसके पास नहीं है, बाकी तीनों का सदस्य है। IMF के विशेष आहरण मूल्य अधिकार जो है वो आधारित नहीं है, ठीक है। IMF के विशेष आहरण अधिकार मूल्य किस पर आधारित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो ई सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF SDR मूल्य निर्धारित करने के लिए इसको एक तरह से कहिए तो करेंसी की एक बास्केट का यूज़ करता है ना। और उस बास्केट को इम्पोर्टेंस जो दिया गया है ये संबंधित देश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी प्रमुखता के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मूल्य जिस पे देखा जाता है वो होता है अभी US डॉलर, लगभग 41.73%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता है? सही आंसर है एक, बम्पर फसल। बम्पर फसल जो है ये मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि बम्पर फसलों से खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धता होगी और इससे कीमतों में कमी आएगी। मान लीजिए हमारे पास डिमांड तो जितना था उतना है ही, सप्लाई अचानक से बढ़ गया तो कीमत जो है वो कम हो जाती है, यानी मनी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मनी की वैल्यू बढ़ जाती है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए। बाकी की बात करें तो डी, सी और डी जो है ये मांग पुल मुद्रास्फीति का हिस्सा है, जैसे कि खर्च योग्य आय में वृद्धि, सस्ती मौद्रिक नीति। इनको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। अभी सिंपली मैं आपको ये बताऊं कि जब फसल ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड
के से ज़्यादा जब सप्लाई होने लगा ना तो प्राइसेस गिरने लगती है। आप देखते हो कभी मार्केट में इतना ज़्यादा सब्जी आ गया या इतना ज़्यादा, जैसे आप सब्जी की दुकान पे जाओ, किसी सब्जी वाले के पास इतनी ज़्यादा सब्जी है और डिमांड ही नहीं, लोग खरीद नहीं रहे, तो वो प्राइस को काफ़ी कम कर देता है ताकि कम प्राइस पे भी लोग खरीद लें, है ना। तो एक सिंपल सा बात है ये। आगे बढ़ते हैं हम। अर्थशास्त्र में स्टॉक से क्या तात्पर्य है? देखिए, अर्थशास्त्र में स्टॉक का मतलब होता है एक निश्चित समय पर मापी गई मात्रा। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दरों को किस सूचकांक के आधार पर सालाना संशोधित किया जाता है? सही आंसर है सीपीआई और कृषि मजदूर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 के तहत श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों को केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कृषि मजदूरों के आधार पर अधिसूचित और संशोधित किया जाता है। और जो संशोधित मजदूरी दरें होती हैं वो हर वर्ष 1 अप्रैल से लागू होती हैं। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय का अभाव किस प्रकार की गरीबी का वर्णन करता है? ये वर्णन करता है निरपेक्ष गरीबी का। देखिए, निरपेक्ष गरीबी तब होती है जब आप बेसिक लाइफ की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको भी आप खरीदने या उनका भुगतान करने में आप समर्थ नहीं होते, तो उसको निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी होती है जब आप भोजन, पानी, आवास, कपड़े आदि खरीदने या भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, जो कि बाकी लोग कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आगे बढ़ते हैं। सूचकांक और रिपोर्ट के संस्थाओं, इन सभी के पेयर्स को मिलाना है और सही कोड का चयन करना है। इनको आप मिलाइए, मैं आंसर बताती हूँ आपको। आंसर है डी। सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन शब्द का जो संबंध है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। ये एक तरह का दस्तावेज है जो ये घोषणा करता है कि किसी देश में एक वस्तु या एक प्रोडक्ट का जो निर्माण किया गया था, यानी वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, वो कहाँ मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, कहाँ बना है, इस चीज़ को बताता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। आगे चलते हैं। यदि निर्यातक देश की सरकार अपने निर्यात पर सब्सिडी दे रही है तो आयातक देश द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है बी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। देखिए, जब कोई सरकार अपने निर्यातकों को सब्सिडी दे रही है तो आयात करने वाला देश अपने बाजार में प्रवेश करने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ या शुल्क लगा सकता है और इस अतिरिक्त शुल्क को काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ पे एंटी डंपिंग शुल्क के बारे में बता दूं। जब किसी, मान लीजिए किसी कोई कंट्री है जिस ए, इसमें जो प्राइसेस हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए में जो प्राइसेस चल रही है, अब ए ने क्या किया कि उसी प्रोडक्ट को जिसकी प्राइस ए में 100 रुपीज़ चल रही है, इसी को बी कंट्री में भेज दिया और 80 में ही बेचना शुरू कर दिया, तो इसको एंटी डंपिंग कहते हैं। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। आगे चलते हैं। कौन सी एजेंसी या संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है सी, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, है ना, ये एक गैर लाभकारी संगठन है। ये दुनिया भर के पत्रकारों पर हमले का दस्तावेजीकरण और मुकाबला करने के लिए काम करता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार के 3 शीर्ष जिले कौन से हैं? ये 3 शीर्ष जिले हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर। 150वां प्रश्न है कि बिहार अपनी स्वयं की इथेनॉल उत्पादन नीति वाला देश का कौन सा राज्य बना है? ये बना है पहला राज्य। बिहार इथेनॉल उत्पादन की नीति वाला देश का पहला राज्य बना है। इसी के साथ हमारे 150 प्रश्न खत्म होते हैं। वीडियो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन इकोनॉमिक्स था तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी था। थैंक यू।